अगर हम बिजनेस स्टार्टअप का ही देखें, वर्ल्ड वाइड 90% बिजनेस स्टार्टअप फेल होते हैं। ऐसे सेम इंटेलिजेंट किड को ना ही वो एलिट एजुकेशन मिलता है और ना ही वो क्रूशल आईबीएल डील। सर, आप ये नोटिस कर रहे हो क्या? हम्म जिनके पास भी प्रिविलेजेस थे, हम्म उन्होंने सिर्फ अपना सेल्फ ग्रोथ देखा। तो इसका मतलब ये है क्या सर कि जिनके पास प्रिविलेजेस है वही सक्सेसफुल बनेंगे? आप मुझे बताओ, ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 6 फिगर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं? तो इनकी सक्सेस में भी क्या वो प्रिविलेज का लेगअप है? बिजनेस को जिंदा रखना और बिजनेस को सक्सेस करना दोनों ही अलग बात होती है। सिर्फ हौसलों से उड़ान नहीं होती, तो कुछ हवाओं का साथ भी ज़रूरी होता है। हम अक्सर सफलता को एक सीधी कहानी की तरह सुनते हैं। मेहनत की कहानी, जुनून की कहानी, तो कभी कभी किस्मत की कहानी। लेकिन काफ़ी कम ही बार हम ये पूछ पाते हैं कि वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। क्या हर कोई एक ही लाइन से रेस शुरू करता है, या कुछ लोग बीच ट्रैक से भी शुरू कर पाते हैं? हम आज की दुनिया में ये भी देखते हैं कि कैसे लोग शून्य से शिखर तक पहुंचे। एटलीस्ट ऐसा हमें बताया जाता है। बट सबके शून्य सेम होते हैं क्या? किसी के लिए शून्य का मतलब हो सकता है सुरक्षित घर, अच्छी पढ़ाई, सही समय पे सही सलाह और असफल होने की आज़ादी। तो किसी के लिए शून्य का मतलब होता है जिम्मेदारियाँ, डर, सीमित संसाधन और फेल होने की भारी कीमत। आज इस वीडियो का मकसद किसी की मेहनत को कम आंकना नहीं है। आज इस वीडियो का मकसद है पूरी कहानी समझना। क्योंकि जब हम लोग सिर्फ नतीजे पे ध्यान देते हैं और शुरुआत को नज़रअंदाज करते हैं, तो जाने अनजाने में एक खतरनाक भ्रम पैदा करते हैं। भ्रम ये कि अगर आप सफल नहीं हो तो यानी आपने उतनी मेहनत नहीं की। तो आज हम कुछ नाम लेंगे, कुछ बिजनेस से, टेक्नोलॉजी से, एंटरटेनमेंट से, और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मेहनत के साथ साथ ऐसी कौन सी हवाएं थी जिन्होंने उनको आसमान पे छूने के लिए हेल्प की, ताकि जब भी हम किसी की सफल उड़ान देखें तो उसकी ज़मीन को भी पहचान सके। तो आज इसी बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे साथ है सेकंड माइंड नितिन यादव और थर्ड माइंड महेश सोलंकी। तो सर, नितिन जी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा कि सक्सेस का मतलब क्या है? सर, सक्सेस हर किसी के लिए अपने अलग अलग मायने होते हैं। किसी के लिए पैसा हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए बड़ा घर हो सकता है, किसी के लिए पहचान हो सकती है, या तो किसी के लिए ऑफिस में प्रमोशन हो सकता है। आज के डिस्कशन के लिए हम पैसा, बिजनेस और पहचान पे बात कर सकते हैं। सही कहा सर। मतलब ये, आई थिंक ये डेफिनेशन काफ़ी पॉपुलर है और एक्सेप्टेबल भी है कि पैसा, बिजनेस और पहचान शायद बराबर। सक्सेस हो सकती है। तो जब पैसा, बिजनेस और पहचान ये सक्सेस है, तो इसकी शुरुआत सबके लिए सेम होती है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप नहीं कहते हो तो आपको क्यों ऐसा लगता है? जैसा कि आपने ही कहा, हर किसी की रेस का स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं होता है। हर किसी के पास सेम एजुकेशन नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, कॉन्टेक्ट नहीं होंगे, पहचान नहीं होगी, और हर कोई फेल होना अफोर्ड नहीं कर पाएगा। अगर हम बिजनेस स्टार्टअप का ही देखें, वर्ल्ड वाइड 90% बिजनेस स्टार्टअप फेल होते हैं। इनमें से 10% ही स्टार्टअप है जो कि 5 से 7 साल के लिए सर्वाइव कर पाते हैं। इनमें से अगर हम देखें, 1 से 2% ही स्टार्टअप है जो कि बिग यूनिकॉर्न बन पाते हैं, बड़ी स्टोरी सुना पाते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें से जीरो से स्टार्ट करने वाले कितने होंगे? बहुत कम होते हैं। और जो बाकी सफल फाउंडर हैं, अगर हम उनका बैकग्राउंड देखें, तो उनके पास एलिट एजुकेशन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वेल सेटल फैमिली है, और फेल होने की एबिलिटी है सर, कि अगर वो अपने फेलियर से रीस्टार्ट कर पाए, अगर एक बार फेल होते हैं तो दोबारा रीस्टार्ट कर पाए। वो बाकी सफल फाउंडर की अगर एज देखें हम, उनकी एज 35 to 45 के बीच में है, विद प्रायर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, स्टेबल फाइनेंस एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। इनमें से लेस देन 1% ही स्टार्टअप वीसी के पास पहुंच पाते हैं। वीसी वो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि अपना पैसा और एक्सपीरियंस दोनों लगाते हैं बिजनेस में उनको ग्रो करने के लिए। इंडिया में भी हज़ारों बिजनेस स्टार्टअप रजिस्टर्ड होते हैं एवरी ईयर। इनमें से कुछ ही हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, और लेस देन 1% ही है कि जो वीसी तक पहुंच पाते हैं। वीसी का पैसा भी हर किसी को नहीं मिलता है। ये उन्हीं को मिलता है जो कि टॉप कॉलेजेस से आते हैं,
जिनका टॉप नेटवर्क होता है और जो रिपीटेड एंटरप्रेन्योर होते हैं। वीसी का पैसा है वो अपनी सेफ्टी देख के लगाएंगे। और जो बिजनेस सर्वाइव कर पा रहे हैं वो भी कौन से सेक्टर में सर्वाइव कर पाते हैं? स्मॉल बिजनेसेस में, लाइफस्टाइल सेक्टर में और सर्विस सेक्टर्स में। ये बिजनेस ज़्यादा करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं, जस्ट वो अपना सर्वाइवल देख पाते हैं। बिजनेस को ज़िंदा रखना और बिजनेस को सक्सेस करना दोनों ही अलग बात होती है। सही कहा सर। हमने भी ऐसी काफ़ी सारी कहानियाँ सुनी है जो स्टार्टअप खोल के फेल हो चुके हैं। बट जब मैं 21 या 22 साल का था तब मेरा जो कॉलेज का माइंड था वो ऐसा था कि तभी हमने काफ़ी कहानियाँ भी सुनी थी, राइट? टेक्नोलॉजी में जैसे माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हो गए, या फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग हो गए, टेस्ला पेपैल के एलन मस्क हो गए, जिन्होंने अपनी इनोवेटिव आइडिया से दुनिया बदली थी। तो इनकी सक्सेस में भी क्या वो प्रिविलेज का लेग अप है? हाँ है सर। आपने जो बिजनेस आइडल की बात की तो उसमें से कुछ नाम देखते हैं और उससे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बिल गेट्स का आपने नाम सुना ही होगा। बिल गेट्स को अक्सर हम लोग एक जीनियस ड्रॉप आउट की तरह देखते हैं, बट बिल गेट्स के बैकग्राउंड को अगर हम लोग थोड़ा क्लोजर लुक से देखें तो कुछ की प्रिविलेजेस साफ नज़र आते हैं। बिल गेट्स एक अपर मिडिल क्लास सिएटल फैमिली में पले बड़े। उनके फादर जाने माने लॉयर थे। उनकी मदर मैरी गेट्सवेल एक बिजनेस वूमन और कॉरपोरेट बोर्ड्स में काफ़ी एक्टिव थी। बिल गेट्स की मदर के सोशल कनेक्शन के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट को उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दिलाने में काफ़ी हेल्प हुई। 1980s में जब यूनाइटेड वे में बिल गेट्स की मदर और IBM के चेयरमैन जॉन ओपल के साथ जब वो सर्व कर रही थी, तब उन्होंने अपने बेटे की स्मॉल सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में जिक्र किया। उसके बाद IBM ने माइक्रोसॉफ्ट को IBM PC के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का पहला कॉन्ट्रैक्ट दिया, और ये IBM डील माइक्रोसॉफ्ट को एक टीनी स्टार्टअप से सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में एक लीडिंग कंपनी बनाने में मददगार रहा, जिसमें उनकी माँ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। बिल गेट्स भी ये मानते हैं कि ये IBM डील उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अगर बिल गेट्स की एजुकेशन को देखें तो वो भी काफ़ी प्रिविलेज रिफ्लेक्ट होती है। बिल गेट्स लेक साइड प्राइवेट स्कूल से पढ़े। लेक साइड प्राइवेट स्कूल उन बहुत ही कम स्कूलों में से एक था जहां स्टूडेंट्स को कंप्यूटर टर्मिनल एक्सेस मिला हुआ था। इंटरेस्टिंगली, लेक साइड की मदर ने फंड रेस करके स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर टाइम रेंट किया, जिसके वजह से बिल गेट्स को एट द एज ऑफ 13 ही उन्होंने अपनी कोडिंग शुरू कर दी। जब आपके पास कोई टैलेंट हो तो स्कूल उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करता है, इसका एग्जाम्पल आप अभी देख सकते हो। स्कूल ने उनको मैथ्स क्लास से भी एक्सक्यूज किया ताकि वो अपनी कोडिंग परस्यू कर सके। ये अर्ली हेड स्टार्ट और फाइनेंशियल सेफ्टीनेस जिससे वो रिस्क ले पाए और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी को ड्रॉप आउट कर पाए, ये बिल गेट्स को सबसे ह्यूज एडवांटेज देता है। ऐसे सेम इंटेलिजेंट किड को ना ही वो एलिट एजुकेशन मिलता और ना ही वो क्रूशल IBM डील। एलोन मस्क को तो हम जानते ही हैं, टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी की वजह से। एलोन मस्क के बैकग्राउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वो एक साउथ अफ्रीका के वेल ऑफ फैमिली में पले बड़े। एलोन मस्क के फादर एरोल मस्क ने तो पब्लिकली ये बताया है कि उनके पास एम्ब्रेल माइन में कुछ शेयर थे। कुछ समय तो उनके पास इतने पैसे होते थे कि उनके घर की तिजोरी भी बराबर बंद नहीं होती थी, जिसके वजह से एलोन मस्क को बचपन से ही एक ज़्यादा वेल्थ होने का फायदा मिला। एलोन मस्क और उनके भाई के बारे में ये भी रिपोर्टेड है कि उन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ एम्ब्रेल सेल किए थे। ये उनकी फैमिली प्रिविलेजेस दिखाता है। हालांकि एलोन मस्क ये सब चीज़ से हमेशा डिनाई करते हैं। उनका कहना यह है कि प्रिविलेज चाइल्डहुड होने के बावजूद भी उनको उनके फादर के तरफ से कोई भी लार्ज फाइनेंशियल गिफ्ट कभी नहीं मिले। एलोन मस्क ने तो ये भी बताया है कि जब वो पढ़ते थे तब उनको खुद को कमाकर मैनेज करना पड़ा। इवन उनकी जो फर्स्ट कंपनी थी Zip2, वो भी फैमिली मनी से नहीं,
एक्सटर्नल इन्वेस्टर से चला। हालांकि फाइनेंस जो भी रहे हो, एक बात तो तय है कि एलोन मस्क ने अपनी लाइफ की शुरुआत हार्डशिप से तो नहीं की। उनकी मदर की कनाडा सिटीजनशिप की वजह से उनको नॉर्थ अमेरिका मूव होने में आसानी रही, जहां बिजनेस फ्लरिश कर रहे थे। इन शॉर्ट, एलोन मस्क को एक कुशन मिला, चाहे एलिट एजुकेशन हो, चाहे इंटरनेशनल मूवेबिलिटी। एलोन मस्क जैसी सेम ड्राइव रखने वाले हर इंसान को ये सेम अपॉर्चुनिटी मिले, ये मुमकिन नहीं। इवन जेफ बेजोस के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जेफ बेजोस अमेजोन के फाउंडर और वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। इन्होंने कुछ टाइम के लिए काफ़ी एक्सपीरियंस लिया इंडस्ट्री में, अच्छी तरीके से उन्होंने इंडस्ट्री को जाना। एक ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स उन्होंने इंडस्ट्री को दे दिए। अभी वो ज़माना था जब हर बिजनेस ऑनलाइन मूव हो रहे थे। तब जेफ बेजोस को एक आइडिया आया, जिससे उन्होंने अमेजोन को लॉन्च किया। अमेजोन को लॉन्च करने के लिए उन्होंने अपने पेरेंट्स से फाइनेंस लिए। सबसे कॉन्क्रीट प्रिविलेज तो तब मिलता है जब जेफ बेजोस ने अपने पेरेंट्स को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और उनके पेरेंट्स ने उन पे विश्वास रख के उनकी लाइफ सेविंग का ऑलमोस्ट ज़्यादातर हिस्सा इन्वेस्ट किया। तो सर, ये कितना अमाउंट था? अप्रोक्सीमेटली $250,000, जो अमेजोन में सीड कैपिटल की तरह यूज हुआ। और इस हिस्सेदारी ने डिकेड्स के एंड तक उनके पेरेंट्स को बिलियनियर्स बना दिया, बिकॉज अमेजोन के लगभग 6% स्टेक उनके पेरेंट्स के हाथ में थे। आप मुझे बताओ, ऐसे कितने पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों के ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 6 फिगर कैपिटल इन्वेस्ट कर पाए? करेक्ट। तो जेफ बेजोस को भी फैमिली सपोर्ट मिला और कैपिटल जो उनके पेरेंट्स ने इन्वेस्ट किया था, जिससे उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कंप्लीट किया। और आज आप देख ही सकते हो अमेजोन कहाँ तक है। सही कहा सर। मतलब ये सारे जो आपने एग्जाम्पल दिए, इससे एक क्लियर पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि इन सभी को अर्ली एज में टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल गया था, राइट टाइम पे कैपिटल का एक्सेस मिल गया था, टैलेंट और मेहनती तो ये थे ही। मैंने ये भी सुना है कि जितना ये अर्ली एक्सेस और कैपिटल का रोल होता है, उतना ही जोग्राफीज का भी रोल होता है किसी भी चीज़ में। तो ऐसे भी कोई एग्जांपल्स है क्या? है सर, ऐसे भी काफ़ी एग्जाम्पल है। जैसे कि फेसबुक के फाउंडर ले लो, मार्क जुकरबर्ग। ये न्यूयॉर्क में थे। करेक्ट। वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा था और वो टेक्नोलॉजी वाइज भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी, और उन्होंने हार्वर्ड से एजुकेशन लिया, जहाँ उनको नेटवर्क मिले और फेसबुक स्टार्ट करने का आइडिया मिला। तो जोग्राफिकल एरिया भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। स्टीव जॉब्स की बात करें तो उनके पेरेंट्स ने एक सही डिसीजन लिया मूव होने में सिलिकॉन वैली में। और आपको तो पता ही है, सिलिकॉन वैली बिगेस्ट स्टार्टअप हब है। ट्रू। तो जोग्राफिकल एरिया भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है सर। सही कहा सर। जैसे कि मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ सर, कि जो भी आपने नाम लिए हैं, सब में प्रिविलेज साफ साफ दिख रहे हैं सर। ये सिर्फ बिजनेस सेक्टर में है कि और भी किसी सेक्टर में है सर? ये चीज़ आपको हर इंडस्ट्री में देखने मिलती है। चलो हम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ही बात कर लेते हैं। एक वर्ड नितिन जी काफ़ी फेमस हुआ था, नेपोटिज्म। हाँ। आपने सुना ही होगा, ठीक है? नेपोटिज्म किसको बोलते हैं, आप बता सकते हो नितिन जी? स्टार किड को बोलते हैं। स्टार किड्स को बोलते हैं। अगर आपने नेपोटिज्म सुना ही होगा तो आलिया भट्ट का नाम तो अरे, सुर्खियों में है ही। आलिया भट्ट किसकी बेटी है? महेश भट्ट की। महेश भट्ट की। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर दे दिया उन्होंने, है ना? सही ना? महेश भट्ट कौन है? तो महेश भट्ट प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, फिल्म मेकर है। अभी उनकी बेटी होना मतलब इंडस्ट्री में इजीली एंट्री। करण जौहर की बिग बजटेड फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आलिया भट्ट को लीडिंग रोल मिला। क्या हर किसी को ये लीडिंग रोल मिलना पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज वो महेश भट्ट की बेटी थी, उनको फिल्म इंडस्ट्री में इजीली एंट्री मिल गई। ना ऑडिशन के लिए घंटों लाइन लगाना और ना ही कोई रिजेक्शन, डायरेक्टली उनको लीडिंग रोल मिल गया।
ऐसे हर स्ट्रगलिंग एक्टर्स को ये सेम अपॉर्चुनिटी मिले ये पॉसिबल नहीं है। और इवन आलिया भट्ट ने ये भी कहा है कि यस, पहले तो उन्होंने नेपोटिज्म को लेकर काफ़ी डिनाई किया, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यस आई एम प्रिविलेज चाइल्ड, और ऐसे स्टार किड्स को डायरेक्ट एंटर करते हुए देखते हुए जो स्ट्रगलिंग एक्टर है उनको थोड़ा शक फील हो सकता है। ये उन्होंने पब्लिकली बताया। अगर हम लोग ऋतिक रोशन की बात करें तो ऋतिक रोशन के जो फादर है राकेश रोशन, एक फिल्म मेकर, एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर। ऋतिक रोशन को लॉन्च करने में एक बिग बजटेड फिल्म बनाई गई उनके पापा के थ्रू, जो कि आपको पता ही है, कहो ना प्यार है। और जब जब ऋतिक रोशन, और नो डाउट ऋतिक रोशन में टैलेंट भी था, ऋतिक रोशन का लुक, उनकी डांस की स्टाइल से ऋतिक रोशन रातों रात फेमस हो गए। और जब जब ऋतिक रोशन का जब करियर था वो डामाडोल होने लगा या कहीं ना कहीं वो नीचे जाने लगा, तो उसके लिए भी फिल्म निकाल ली, कोई मिल गया, क्रिश, उसकी तो सीरीज आ गई 1, 2, है ना। तो जब जब ऐसे करियर डामाडोल हुआ तब मूवी निकाल ली। मुझे बताओ ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट किसको मिलता है? अगर रणबीर कपूर की बात करें, रणबीर कपूर के फादर ऋषि कपूर, उनके ग्रैंडफादर राज कपूर, इससे ये कपूर सरनेम से ही इंडस्ट्री में इजी एंट्री आराम से मिल जाती है, कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। इवन रणबीर कपूर ने अपना जो फिल्म मेकिंग का जो एजुकेशन था वो आउट ऑफ इंडिया जाके लिया, और फिर इंडिया में आने के बाद छोटे मोटे डायरेक्टर ने उनको लॉन्च नहीं किया, संजय लीला बंसाली ने लॉन्च किया सावरिया जैसी मूवी। बट आपको ये बात बताऊँ, सावरिया फ्लॉप मूवी थी। अगर कोई नया एक्टर होता और उसकी पहली मूवी होती और वो फ्लॉप हो जाती तो इंडस्ट्री में कब का वो बाहर निकल गया होता। तो ये प्रिविलेजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, हर इंडस्ट्री में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई। तो इसका मतलब ये है क्या सर कि जिनके पास प्रिविलेजेस है वही सक्सेसफुल बनेंगे, और जिनके पास कोई प्रिविलेज नहीं वो सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। जिनके पास प्रिविलेजेस नहीं है वो भी सक्सेसफुल बनते हैं, बट थोड़ा समय लगता है। जैसे कि पंकज त्रिपाठी देख लो, नवाजुद्दीन सिद्दीकी देख लो, ठीक है, इनके पास टैलेंट था, इनको ब्रेक थ्रू मिलने में टाइम लगा, ऑलमोस्ट डिकेड्स उन्होंने स्ट्रगल में गुजार दिए, बट पब्लिक ने पहचाना, उनके टैलेंट की कदर की और उनको सक्सेस मिला। अगर आपके पास प्रिविलेज नहीं है तो आपको सक्सेस मिलना ये डेफिनेटली है, अगर आप हो डिजर्व करते हो तो डेफिनेटली मिलेगा, बट थोड़ा समय लगेगा। अगर हम लोग बिजनेस की बात करें तो धीरूभाई अंबानी, जिनको कुछ फैमिली प्रिविलेजेस नहीं थे, बट इन्होंने जो कंपनी की नींव रखी, आज हर कोई जानता है रिलायंस कंपनी कौन से जगह पे पहुंची हुई है। तो इन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, इनके पास कोई प्रिविलेज नहीं थे। बट ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और आज शिखर तक पहुंचे। जब आप ये सारे नाम लेते तो और भी एक मेरे नाम जहन में आता है, एपीजे अब्दुल कलाम का भी। हाँ, तो हाँ सर, मतलब एग्जाम्पल्स काफ़ी कम है जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया और सक्सेसफुल हुए, बट वैसे भी है। सर आप ये नोटिस कर रहे हो क्या, जिनके पास भी प्रिविलेजेस थे उन्होंने सिर्फ अपना सेल्फ ग्रोथ देखा? नहीं नहीं नितिन जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फैमिली प्रिविलेजेस होने के बावजूद भी खुद के ग्रोथ के बारे में कभी नहीं सोचा। सोचा तो सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी को ग्रो करने के बारे में। उसमें से मैं 2 लोगों का ज़रूर नाम लेना चाहूँगा, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी बाबा। ये दोनों ने, आपको पता है उनका एजुकेशन कहाँ से हुआ था? नहीं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ था। अभी 1940s के टाइम पे जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उस टाइम पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एजुकेशन लेना मतलब समझो फैमिली के कितने अच्छे प्रिविलेजेस के बेनिफिट्स उनको मिले हैं। अगर वो चाहते तो कैम्ब्रिज से पीएचडी की डिग्री लेने के बाद कोई अच्छी कंट्री में आराम से सेटल हो सकते थे, बट उन्होंने क्या चूज़ किया? इंडिया वापस आना और सोसाइटी के लिए कुछ करना। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक बहुत ही बड़ी गुजराती बिजनेस फैमिली से आते हैं, जहां उनको पैसे की कोई कमी नहीं थी।
वो चाहते तो अपनी लाइफ फैमिली बिजनेस में आराम से निकाल सकते थे, बट उन्होंने इंडिया रिटर्न आके कुछ देश की सेवा की, कुछ सोसाइटी की सेवा की और इसरो की नींव रखी। आपको पता है आज हम लोग इंडिया को न्यूक्लियर पावर बोलते हैं, ये किसकी बदौलत? डॉक्टर होमी बाबा की बदौलत और उनके टाटास कनेक्शन की बदौलत, जिसके वजह से इंडिया एक न्यूक्लियर पावर बन सका। तो इन्होंने जब तक ये थे तब तक इन्होंने अपने जो भी प्रिविलेजेस थे वो हमेशा सोसाइटी के लिए दिए। तो ऐसे कुछ कम एग्जाम्पल है, बट है जिन्होंने प्रिविलेजेस सेल्फ ग्रोथ के लिए कभी यूज़ नहीं किए, सोसाइटी के लिए यूज़ किए। जान के थोड़ी खुशी हुई सर कि किसी ने प्रिविलेजेस सोसाइटी और देश के लिए भी यूज़ किया है। अभी जो हमारे जैसे लोग हैं, मिडिल क्लास लोग, अगर वो जब सक्सेसफुल बनना चाहे या ऐसे एरियाज़ में अपना नाम बड़ा करना चाहे तो उनके साथ क्या होता है? आपके सवाल का जवाब मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस से देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत अच्छा कुक है, उसको अपना फूड ट्रक डालना था। तो उसने अपना कैलकुलेशन लगा लिया था, उसको 10 लाख के आसपास का ज़रूरत था। वो 4 साल से अपना पैसा सेव कर रहा था, ना कहीं बाहर घूमने जाता था, ना मूवी के लिए। 4 साल में उसने कुछ 5 लाख रुपए के आसपास जमा किया था। उसके पीछे भी उसकी काफ़ी मेहनत लगी थी सर, ओवर टाइम करता था वो। उसने शायद ही कभी स्विगी और जोमेटो किया रहेगा, घर से टिफ़िन लेके आना। बहुत ही डिसिप्लिन के साथ उसने पैसा सेव किया सर। बट कुछ दिन पहले उसकी दादी की तबीयत ख़राब हो गई, तो वो सरकारी में लेके नहीं गए, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ पे 10 दिन दादी एडमिट रही, उसमें काफ़ी पैसा लगा। उसकी जो सेविंग थी सब कुछ चली गई उसके अंदर, और उसके बाद उनको एक्स्ट्रा लोन भी लेना पड़ा। 2 लाख के आसपास उन लोगों ने लोन ली, बट जो इलाज था सर वो सक्सेसफुल नहीं रहा। उसकी दादी चल बसी। बट मुझे ऐसा लगा ना सर, उस दिन 2 लोग की मौत हुई, एक उसकी दादी की और दूसरी उसके सपनों की सर। ये है हम मिडिल क्लास की सपनों स्टोरी सर। सही कहा सर। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आज रेस में दौड़ तो रहे हैं बट वो फिनिश लाइन तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। इन सबको मेरी एक सलाह है कि जल्दी दौड़ने से बेहतर है थोड़ा तैयार होकर दौड़िएगा। थोड़ा तब तक रिलेवेंट एक्सपीरियंस ले लीजिए, अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लीजिए, एक फाइनेंशियल कुशन बनाइए, क्योंकि कोई भी गाड़ी को थोड़ी भी स्टार्ट होने के लिए थोड़ा पेट्रोल तो ज़रूरी होता है। हो सके तो रिस्क असेसमेंट करिए और कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, एंड इसके बाद भी प्लान भी हमेशा तैयार रखिए। आप नोटिस करोगे जब ये सारी चीज़ें आप करोगे तो आप रेस में खुद को आगे पाओगे, और फिर भी अगर सक्सेसफुल ना हो तो निराश नहीं होना है, क्योंकि आप रेस का हिस्सा थे। कभी कभी कहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था से ज़्यादा पीछे देख के कहाँ तक पहुँचे हैं, ये भी एक सक्सेस की परिभाषा हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार वापस मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आपसे फिर